राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मांग और मांग के नियम के विषय में जाना। आज हम मांग की कीमत लोच के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, मांग की कीमत लोच को जानने से पहले सबसे पहले प्रश्न आता है कि लोच क्या होती है। लोच, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ इलास्टिसिटी, है ना। इलास्टिसिटी का मतलब, जैसा बच्चों आपने इलास्टिक देखा होगा, इलास्टिक में क्या है, जब उसमें आप प्रेशर देते हैं या उसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो वो स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब कोई बाहरी रूप से कोई दबाव पड़ने से यदि किसी वस्तु की डिमांड में बढ़ोतरी हो या घटोतरी हो तो उसे हम बोलते हैं लोच, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम मांग की कीमत लोच के बारे में चर्चा करेंगे, यानी जब किसी वस्तु की डिमांड पर उसकी कीमत की वजह से जो प्रेशर पड़ता है, उस वजह से उसकी कीमत की वजह से मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन आता है, यानी उसकी परिमाणात्मक माप को हम देखेंगे। मांग का नियम जब हमने पढ़ा था तो वो खाली ये बताता था कि कीमत के बढ़ने से मांग घटेगी और कीमत के घटने से मांग बढ़ेगी, यानी कि मांग में और कीमत में विपरीत संबंध को दर्शाता था। लेकिन ये इस बात का जवाब नहीं देता था कि कीमत के बढ़ने या घटने से मांग कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी। इस प्रश्न का उत्तर हमें मांग की कीमत लोच के माध्यम से प्राप्त होता है। वस्तु की किसी भी वस्तु पर लोच का दो चीजों से प्रभाव पड़ता है। पहला, उस वस्तु का स्वभाव कैसा है या उस वस्तु की प्रकृति कैसी है, ठीक है। और दूसरा, उस पर पड़ने वाला दबाव यानी कि कीमत, ठीक है। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह की वस्तुएं होती हैं जिनका इस्तेमाल करना हमारे लिए नितांत आवश्यक होता है, ठीक है, जिसके उपभोग को हम ना तो स्थगित कर सकते हैं, है ना। तो उसकी अगर कीमत बढ़ भी जाती है तो भी हम उस बढ़ी हुई कीमत पर भी उस वस्तु को खरीदने के लिए तत्पर रहते हैं, कारण क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी वस्तु पर कीमत का कितना दबाव पड़ेगा या उसकी लोचशीलता कैसी होगी, क्या वो लोचदार होगी या वो बेलोच होगी, या सापेक्षता लोचदार होगी या सापेक्षता बेलोचदार होगी, ये किस बात पर निर्भर करता है कि उस वस्तु की प्रकृति कैसी है और उस वस्तु पर कीमत का प्रभाव कैसा पड़ रहा है, ठीक है। अब बात आती है मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच है क्या? जब कीमत के कारण मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन आता है उसे ही हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। इसे अगर फॉर्मूला या सूत्र के रूप में हम दिखाना चाहें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। तो मांग की कीमत लोच यह दर्शाती है कि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को बताती है। जैसे कि मान लीजिए पहले किसी वस्तु की अभी वर्तमान में हम जो डिमांड है हमने बढ़ा के Q1 कर दी और पहले Q डिमांड थी, डिवाइडेड बाय Q इंटू 100। इसी फॉर्मूला को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को हम एक्सपेंड करके इस तरीके से लिखेंगे और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन P1 माइनस P बाय P इंटू 100, ठीक है। इसी को हम आगे 100 से 100 आपका कट गया तो क्या हो गया, ये जब आप पहले जो बाजार में जो मात्रा थी, जो डिमांड आप कर रहे थे, वो Q से हम उसको दर्शा रहे हैं और Q1 मतलब जब कीमत में परिवर्तन आ गया उसके बाद जो आपने चेंज लाया है जो मात्रा में, वो Q1 हो गया, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा Q, यानी कि
मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, ठीक है, डिवाइडेड बाय Q अपॉन, सिमिलरली यहाँ ये P1 वो प्राइस है जो अभी एट प्रेजेंट प्रिवेल्ड है और P वो प्राइस है जो इस चेंज आने से पहले था, ठीक है। तो डेल्टा P बाय P, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा Q बाय Q इंटू P बाय डेल्टा P, है ना। और फर्दर अगर बात करें तो फाइनल फॉर्मूला हमारा निकल के आता है माइनस P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P, ठीक है। तो मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को हम किस तरीके से दिखाएंगे, Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q इंटू 100, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है P1 माइनस P बाय P इंटू 100। इसको जब हमने सॉल्व किया तो डेल्टा Q बाय Q अपॉन डेल्टा P बाय P, और इसके बाद हमने क्या किया, जब इसको हम इसके डेल्टा Q बाय Q लिखा और इसको जब हम इस नीचे वाले पार्ट को जब हम सामने लेके जाते हैं तो रिवर्स हो जाएगा, ये इंटू P बाय डेल्टा P हो जाएगा। और फिर फाइनली क्या है, माइनस, माइनस का साइन क्यों लगता है, क्योंकि कीमत के घटने से, है ना, जनरली इसका ऋणात्मक प्रभाव होता है, कीमत के घटने से मांग जो है वो बढ़ती है। तो माइनस डेल्टा P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P, ये फाइनल फॉर्मूला आपके पास आता है। तो ये तो मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला है। इसको हम और आगे एक्सप्लेन करेंगे जब हम मांग की कीमत लोच को मापने की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि मांग की जो लोच होती है उसकी कितनी श्रेणियाँ होती हैं, है ना। तो पहले हम मांग की लोच की श्रेणियों को देखेंगे। मांग की लोच की श्रेणियों को हम 5 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सापेक्षतः लोचदार या फिर रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिक का तात्पर्य हुआ कि इसमें जो इलास्टिसिटी होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। इसमें क्या होता है, सपोज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। y एक्सिस पे हम प्राइस को शो करेंगे और x एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड या मांगी गई मात्रा को दिखाएंगे, ठीक है। सपोज मार्केट में प्राइस 0p इतना है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि प्राइस में चेंज होता है, प्राइस थोड़ा कम होता है, ठीक है। मान लीजिए प्राइस हमारा इतना कम होके P1 हो गया, ठीक है, दिस मच प्राइस डिक्रीज हुआ आपका। लेकिन प्राइस में चेंज थोड़ा सा आया है, लेकिन डिमांड में जो चेंज है वो ज़्यादा है, ठीक है। डिमांड में जो ये चेंज आया है, पहले 0Q था, अभी Q1 हो गया, ठीक है, Q से Q1, तो ये चेंज आ गया, क्वांटिटी हमारी बढ़ गई, ठीक है। तो अब ये आपको देखने से एट अ ग्लांस क्लियर है कि प्राइस में चेंज कम आया है, लेकिन डिमांड जो है, क्योंकि प्राइस कम हुआ तो नेचुरली डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ डिमांड हमको बोलता है कि प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है। अभी क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ है, लेकिन प्राइस डिक्रीज होने का जो रेशियो है वो कम है, बहुत कम हुआ है वो, है ना। लेट्स से 2 रुपीज़ का डिक्रीज हुआ हो या 1 रुपी का चेंज आया हो, लेकिन डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो कर्व आपका बन रहा है, ये डिमांड कर्व जो बन रहा है, ये कैसा है, रिलेटिवली इलास्टिक या सापेक्षता लोचदार है, ठीक है। ये जो कर्व है आपका थोड़ा फ्लैट न दिख रहा है आपको, तो ये डिमांड कर्व जितना ज़्यादा फ्लैट होगा उतना ही ज़्यादा वो लोचशील होगा। तो यहाँ पर क्या है आपका,
आप एक चीज देखिए, अगर हम इसको जो मांग की कीमत लोच का जो फॉर्मूला था हमारा, उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो डेल्टा क्यू बाय क्यू है, यानी कि मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन है, डिमांड में जो परिवर्तन हो रहा है, दैट इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। जो प्राइस में जो परिवर्तन आ रहा है, प्रतिशत परिवर्तन आ रहा है, उसके कंपैरेटिवली, प्राइस में जो चेंज है उसके कंपैरेटिवली डिमांड वाले पोर्शन में चेंज ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह की अगर इलास्टिसिटी है तो उसे हम बोलते हैं सापेक्षतः लोचदार या फिर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो इस तरह की डिमांड कहाँ होती है, जो चीजें जैसे कि विलासिता वाली वस्तुएं हैं या आरामदायक वस्तुएं हैं, उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो रिलेटिवली इलास्टिक होती है। या ऐसी चीजें जिनके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट मार्केट में हो, ठीक है, अगर उसके प्राइस में वेरिएशन आ जाए तो लोग क्या करते हैं, दूसरा जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसकी तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, उनकी जो इलास्टिसिटी है वो कैसी होती है, रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, तो आई होप आपको पहली डिग्री इसकी क्लियर हो गई है, जो कि है सापेक्षता लोचदार। अब हम इसकी दूसरी डिग्री की चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे दूसरी, सापेक्षतः बेलोचदार या फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है, सापेक्षता बेलोचदार, ठीक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक, बेलोच। ठीक है, तो इसमें इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी लेस देन 1। जब इसका हम फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो हमेशा 1 से बिलो होगा, है ना, 0.58, 0.98, है ना, लेकिन लेस देन 1 होगा। ठीक है, डेल्टा क्यू बाय क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी बाय पी। इस सिचुएशन में क्या है, सापेक्षता बेलोचदार में इसका जस्ट ऑपोजिट है। जैसे उसमें हमने बोला था कि प्राइस में स्लाइट चेंज आता है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है प्राइस की वजह से, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है। ठीक है, प्राइस लेट से आपका 10 रुपए था, अभी 6 रुपए हो गया, है ना, काफी सारा कम हुआ है प्राइस, लेकिन उसकी वजह से डिमांड ज्यादा बढ़नी चाहिए, लेकिन वो ज्यादा ना बढ़कर कम बढ़ती है, तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक या फिर सापेक्षता बेलोचदार मांग। मान लीजिए प्राइस, वाई एक्सिस प्राइस, एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड, आपका पहले प्राइस इतना था। ठीक है, अभी प्राइस डिक्रीज होकर कितना, मैंने बोला प्राइस ज्यादा डिक्रीज हुआ है आपका। ठीक है, लेट्स सी इतना प्राइस हुआ, लेकिन डिमांड आपकी बहुत थोड़ी सी बढ़ी। प्राइस में कितना चेंज आ गया आपका, इतना बड़ा पोर्शन है ना, मान लो 4 यूनिट के बराबर या 5 यूनिट के बराबर, लेकिन जो आपकी क्वांटिटी है वो बहुत थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, बहुत थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल से जोड़ देंगे, तो ये आप देख रहे हो जो कर्व बन के आया है, ये डिमांड कर्व जो आपका किस तरह का है, स्टीप है ना, स्लाइटली स्टीप है, तो इसमें इलास्टिसिटी जो होगी वो लेस देन 1 होगी। और यहाँ पर इक्वेशन क्या बन रही है आपकी कि डेल्टा क्यू बाय क्यू, यानी कि जो डिमांड में चेंज आया है दैट इज लेस देन डेल्टा पी बाय पी, जो प्राइस में चेंज आया है दैट इज ग्रेटर देन चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा क्यू बाय क्यू इज लेस देन डेल्टा पी बाय पी। क्लियर है? तो इस तरह का कब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि जो हमारी अनिवार्य वस्तुएं जो होती हैं, है ना, आवश्यकता वाली अनिवार्य वस्तुएं, अगर उसके प्राइस में, अभी तो यहाँ हमने कम होने की बात बोल रहे हैं, अगर मान लो प्राइस कम भी हो गया ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है ना कि हम ये वो वस्तुएं होती हैं जिन पे हम अपनी आय का बहुत कम हिस्सा खर्च करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर प्राइस कम हो गया तो हम अचानक से उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। जितना हमें रिक्वायरमेंट है इस मंथ में हम उतना ही लेते हैं, है ना, उससे बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। इसी वजह से प्राइस के बहुत ज़्यादा कम होने पर भी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है कि पहले मान लीजिए प्राइस था
P1 OP1, ठीक है, 0 P1 इतना प्राइस था पहले। अभी जो है वो इंक्रीज होकर P1 से P हो गया है, यानी बढ़ गया है प्राइस, तो भी आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो गुड्स हैं वो कैसी हैं, आवश्यकता वाली है, नेसेसरी गुड्स है। इन नेसेसरी गुड्स का आपको इस्तेमाल करना अनिवार्य है, आप इसका इस्तेमाल हमेशा करेंगे ही, ठीक है। तो अगली तीसरी सिचुएशन की हम बात करते हैं। तीसरी है आपकी इकाई लोच, इकाई लोच या यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक। इसमें इलास्टिसिटी होती है इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि मांगी गई मात्रा में जितना परिवर्तन होता है उसी प्रपोर्शन में कीमत में भी परिवर्तन होता है, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। डेल्टा Q बाय Q इज इक्वल टू डेल्टा P बाय P, ठीक है, ये सिचुएशन होती है इसमें। फॉर इंस्टेंस अगर इसको हम डायग्राम में दिखाएं तो क्या होगा, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, मान लो आपका ये पहले प्राइस था इतना और इतनी मात्रा डिमांड हो रही थी, ठीक है। अभी क्या हुआ कि प्राइस 10% डिक्रीज हुआ, कितना कम हुआ, 10% डिक्रीज हुआ। तो आपकी 10% प्राइस डिक्रीज होगा तो 10% ही आपकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, 10% ही क्वांटिटी इंक्रीज होगी। इन दोनों पॉइंट को आप मिलाएंगे, इस तरीके से आपको कर्व मिलेगा डिमांड का वो, ठीक है, और इस पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी। और आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर प्राइस 10% डिक्रीज हो रहा है तो 10% ही इंक्रीज होगा, ठीक है, और अगर 10% प्राइस इंक्रीज होगा तो 10% ही डिक्रीज होगी क्वांटिटी हम, ठीक है। अगली सिचुएशन है हमारी इसके बाद है पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः लोचदार यानी कि परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब पूरी तरीके से ये लोचदार है, ठीक है। इसमें क्या है आपका प्राइस जितना है उतना ही रहता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी क्वांटिटी में चेंज आता जाए, है ना, पहले Q0 थी, अभी Q1 हो गई, फिर Q2 हो गई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्वांटिटी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस तरह की इलास्टिसिटी को हम बोलते हैं पूर्णतः लोचदार, ठीक है, और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी रहती है, ठीक है। इसमें क्या है आपका डेल्टा P बाय P इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में इलास्टिसिटी आपकी इन्फिनिटी होती है और डेल्टा P बाय P इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये सिचुएशन है। लास्ट है पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार यानी कि परफेक्ट लास्ट है पूर्णतः बेलोचदार या परफेक्ट इनइलास्टिक, ठीक है। परफेक्ट इनइलास्टिक में इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0 होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल y एक्सिस, x एक्सिस, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस। इसमें क्या होता है कि इलास्टिसिटी एकदम इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी इसको बिल्कुल स्ट्रेच हम नहीं कर सकते हैं। जैसे पूर्णतः लोचदार में वो कंप्लीटली स्ट्रेच हो गई थी, है ना, इसीलिए वो इन्फिनिटी जो था, उसकी वैल्यू जो थी वो इन्फिनिटी थी, उसको अनंत तक हम उसको खींच सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, इलास्टिसिटी एकदम इनइलास्टिक है, एकदम स्ट्रेच हम उसको नहीं कर सकते हैं, रिजिडिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्राइस में जितना भी चेंज आए, P1 है ना, P2,
कोई भी चेंज आए, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह की इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0 होती है इसकी, ठीक है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि डेल्टा Q बाय Q इज इक्वल्स टू 0 होता है। इसमें क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, वो इक्वल्स टू 0 है। तो हेयर डेल्टा Q बाय Q इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने मांग की लोच की पांचों श्रेणियों के बारे में अभी डिटेल में पढ़ा। सापेक्षता लोचदार, सापेक्षता बेलोचदार, इकाई लोच, पूर्णता लोचदार और पूर्णता बेलोचदार। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक ही डायग्राम पे इन पांचों इलास्टिसिटीज को कैसे ड्रॉ करना है वो हम देखते हैं। यदि हम मांग की लोच की जितनी भी श्रेणियां हैं, यदि उन्हें हमें एक ही चित्र में अगर दर्शाना है, मान लीजिए इस तरह का प्रश्न आता है कि एक ही चित्र में हमें मांग की लोच की सभी श्रेणियों को दर्शाना है, तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से वो बनेगा डायग्राम, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो है हमारी, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इसमें इलास्टिसिटी कितनी है, इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना, अनंत। उसके बाद दूसरी बनाते हैं पूर्णता बेलोच, यानी परफेक्ट इन इलास्टिक, उसमें इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0 होती है, ठीक है। तो हमने ये बीचों बीच से एक लाइन इसके खींच दी सीधी एकदम, ये हो गया इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन दोनों के बीच में स्केल की हेल्प से आप एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1, यानी यूनिट इलास्टिक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, परफेक्टली मतलब रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक, इन दोनों को इसमें ड्रॉ करना है। तो जो रिलेटिवली इलास्टिक है वो थोड़ा फ्लैट होता है, यानी कि जो हमारा पूर्णता लोचशील जो है उसके आसपास होगा, ठीक है। तो क्या करना है हमको, इन दोनों के बीच में इलास्टिक, जो परफेक्ट इलास्टिक है और जो यूनिट इलास्टिक है, इसके बीच में से हम बीचों बीच में से एक लाइन सीधा या स्केल की हेल्प से आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया आपका ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी कैसी हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। और आपका जो अगला जो पांचवा टाइप है, श्रेणी है, वो है सापेक्षतः बेलोचदार, यानी कि रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक जो थोड़ा सा है ना, आपका जो इलास्टिसिटी 0 है उसके आसपास होगा ये। तो आप क्या करेंगे, यूनिट इलास्टिक और जो पूर्णता बेलोचशील है, यानी कि परफेक्ट इनइलास्टिक, इसके बीच में से एक लाइन सीधा ड्रॉ करेंगे। आप ध्यान से स्केल से आप लोग करिएगा तो बेटर, अच्छे तरीके से आपका ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेस देन 1। तो इस तरीके से एक ही चित्र में हमने पांचों श्रेणियां, मांग की लोच की जो पांचों श्रेणियां हैं, यानी कि पूर्णता लोचदार, पूर्णता बेलोच, इकाई लोच, इकाई से अधिक और इकाई से कम, पांचों श्रेणियों को हमने एक चित्र में दर्शा दिया। अगली क्लास में हम मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसकी 3 विधियां हैं, प्रतिशत विधि, ज्योमेट्रिक मेथड और तीसरा है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों मेथड्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।